फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें क्या है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उसको आपको नंबर ऑफ लिस्ट के फॉर्म में बनाना है और उसके बाद बताना है क्या वो आपका एपी है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर पढ़ो, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक, कह रहा है कि जो भी आपके पास सिचुएशन नीचे दे रखी हैं, वो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व करेंगे और बताओ वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता है, और बनाता है तो क्यों बनाता है। आपको ये चीज़ इसके अंदर आपको बतानी है। ठीक है, पहला पार्ट देखो क्या कहता है। तो पहले पार्ट में है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि आपके पास एक टैक्सी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होता है पहले किलोमीटर का, और उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं उसका एक अलग चार्ज लगता जाता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर का अलग चार्ज होता है, वो ज़्यादा होता है कंपेयर देन जो अगले वाले किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि कह रहा है कि जो फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो वही कि पहले किलोमीटर का तो आपका ₹15 है, और उसके बाद उसके हर एक किलोमीटर उसके बाद के, आफ्टर देखो लिखा ना यहाँ पर, उसके हर एक किलोमीटर उसके बाद के लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे एडिशनल, यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहला किलोमीटर का तो आपको ₹15 देना है, और उसके बाद के किलोमीटर के लिए उसमें ₹8 बढ़ाते जाना है। ठीक है, कुछ इसको देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसको करना कैसे है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे तो इसमें देखो क्या है, फर्स्ट किलोमीटर का तो आपको दे ही रखा है, तो आपको वही लिखना है, टैक्सी फेयर। ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू कितने रुपए है, ₹15। ठीक है, ये आप ऐसे करके लिख सकते हो कि कितने रुपए है फर्स्ट किलोमीटर का, ₹15 है। अब ये तो पहले किलोमीटर का हो गया ₹15। अब जब वो दूसरे किलो मतलब अब जब दूसरा किलोमीटर चलेगा, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। तो देखो ये कैसे बनेगा, आपको फर्स्ट किलोमीटर ₹15 तो दिए ही दिए हैं, प्लस में अब आगे के लिए क्या होगा, मतलब पहला किलोमीटर तो ₹15 दे चुका है, अब एक के बाद जब दूसरा किलोमीटर और चलेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, ₹8। तो कितने हो जाएंगे टोटल रुपये, कितने हो गए जोड़ने के बाद, 23 हो गए। ठीक है, ये आपके पास ₹23 हो गए। वैसे ही अगेन टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। ठीक है, थर्ड किलोमीटर का देखो क्या हो जाएगा, जब वो तीसरा किलोमीटर चलेगा तो देखो उसने ₹15 तो दिए ही होंगे, दूसरे किलोमीटर के भी ₹8 दिए होंगे। अब जब तीसरे चलेगा फिर भी ₹8 देगा। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे देखो कितना आ जाएगा, रुपये कितना हो गए, 31 हो गए। ठीक है, तो ₹31 हो गए तीसरे किलोमीटर के। ऐसे ही चलता जाएगा, यानी जितने किलोमीटर वो बढ़ता जाएगा उतने ₹8 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो चलता जाएगा, अब उसके अकॉर्डिंग कितना किलोमीटर जाएगा। ठीक है, वैसे ही पैसे भी उसके बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, पहले किलोमीटर के 15, दूसरे किलोमीटर के 23, तीसरे किलोमीटर के 31। तो जो ये आपके पास निकल के आया है, देखो कैसे लिस्ट ऑफ नंबर आया है, 15 आया पहले पे, दूसरे किलोमीटर पे 23 आया है, तीसरे किलोमीटर पे 31 आया है। ठीक है, और ऐसे करके ये चलता जाएगा। ठीक, तो अब देखो आप कैसे पता करोगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर निकल के आया ये एपी है कि नहीं। तो याद करो, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी कब होता है, उसमें दो बातें याद रखनी होती हैं। देखो क्या है वो दो बातें, पहले उसमें से कि आपका डी क्या होना चाहिए, डी इक्वल टू सेम होना चाहिए, डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डी यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, यही होता है। तो देखो दूसरी बात की जो भी सक्सीडिंग टर्म्स होती है, प्रीसीडिंग टर्म्स में से माइनस करके डी निकालते हैं, ये तो पता ही होगा। और कोई भी एक सक्सीडिंग टर्म लिखने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स नंबर। फिक्स नंबर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए।
आगे वाले टर्म्स में। यही दो बातें थी। अगर ये दोनों बातें इनमें से कोई सा भी एक लागू होता है तो वो आपका क्या बन जाता है, AP बन जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सेम सेम है कि नहीं है। देखो इसमें कितना जोड़ा हुआ, 15 में 8 जोड़ा इतना आ गया, इसमें फिर से 8 जोड़ा इतना आ गया, वैसे इसमें फिर से 8 जोड़ोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, आप क्या लिखोगे, क्लियरली, है ना, 15, 23, 31 डैट डैट डैश क्या है, फॉर्म एन AP। ये क्या बनाती हैं, AP बनाती हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज क्यों, है ना, कॉमन डिफरेंस है ना, इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इस वजह से, है ना, देयरफॉर इस वजह से इट इज़ अ AP। ठीक है। क्या ये जो आपको सिचुएशन दे रखा है, क्वेश्चन में जो सिचुएशन दे रखा था, ये सिचुएशन क्या है, आपका एक AP है। ठीक है, समझ में आएगा आपको। AP बताने के लिए आपने क्या किया, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दिया कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमने देख लिया कि हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, हर एक पीछे वाले नंबर में अगला नंबर कैसा मिल रहा है, एक सेम नंबर को ऐड करके मिल रहा है। तो इस वजह से आपका क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। कह रहा है द अमाउंट ऑफ अ एयर, देखो अमाउंट ऑफ एयर का मतलब कुछ मात्रा में सिलेंडर के अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है, एयर यानी हवा भरा हुआ है एक सिलेंडर के अंदर, उसका कुछ अमाउंट। अब देखो क्या होता है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, अब जो वैक्यूम पंप होता है वो क्या करता है, हवा को निकालता है बाहर सिलेंडर से। ठीक है, तो जो एक वैक्यूम पंप है ना, वो देखो कैसे निकालता है हवा को, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम, यानी जितना भी एयर सिलेंडर के अंदर बचा होता है उसका 1/4 वो निकालता है एक समय पर। यानी जब एक बार वैक्यूम करोगे आप, एक बार जब हवा निकालोगे तो कैसे निकालेगा, 1/4 निकालेगा। किसका 1/4 निकालेगा, जितनी हवा बची हुई है उसके अंदर उसका 1/4 निकालेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ लो। अब देखो इसको करना कैसे है। ठीक, तो सॉल्यूशन, तो हम मान लेते हैं अभी कि अभी इनिशियल टाइम पर, मतलब शुरुआत में जब सिलेंडर के अंदर हवा रही होगी, हम उसको कुछ मान लेते हैं। देखो आप इसको नंबर को मान के भी कर सकते हो और सिंपल भी कर सकते हो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, इन अ सिलेंडर, है ना, BV लीटर। ठीक है, हम मान लेंगे कि शुरुआत के समय पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम था एयर का, किसी देखो कोई भी चीज़ के अंदर कुछ भी एयर वगैरह जो होती है वो उसको वॉल्यूम से ही देखी जाती है। ठीक है, कितनी है वो, क्या हमने मान ली V लीटर है। ठीक है, मतलब शुरुआत में उसके पास क्या है, V, तो यही आपका फर्स्ट यानी A1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका V बन गया। अब देखो क्या कहता है, अब जब एक बार वैक्यूम करेगा तो कितना निकालेगा, 1/4 निकालेगा। किसका, अभी देखो यही तो बचा हुआ है ना, रिमेनिंग का मतलब क्या है, जितना एयर बचा है, अभी तो एक भी बार नहीं निकाला, लेकिन शुरुआत में तो इतना है ना, तो इसी का 1/4 निकाला होगा। मतलब क्या कि जितना बचा है, मतलब जितना उस सिलेंडर के अंदर हवा है उसमें से निकालना यानी माइनस कितना निकालेगा, उसी का, है ना, 1/4, V का ही 1/4 निकालेगा एक बार पंप करने पर। मतलब जितना बचा है, कितना बचा था, V बचा था, तो V का ही 1/4 निकालेगा, है ना। आगे क्या कर सकते हो, अब जितना कितना बचेगा आपको वो देखना पड़ेगा, फिर उसको उसी का 1/4 करके आपको देखना पड़ेगा। यानी कुछ कहानी ऐसी ऐसी चलेगी रफली। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्या बताया था, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। देखो आपको लिखना कैसे, ये आप लाइन लिखनी है, उसके बाद देखो क्या लिखोगे आप, जरा इसको देखते हैं क्या आ जाएगा। तो V का, है ना, V में से आपको घटाना है, V का ही 1/4 यानी
v अपॉन में 4, देखो कितना आ जाएगा ये, एलसीएम लोगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4v माइनस में v अपॉन में 4, ये कितना आ जाएगा 3v अपॉन में 4, यानी एक बार वैक्यूम करने पर कितना आपके पास एयर बचेगी, 3v अपॉन में 4 वैक्यूम बचेगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये ना लिख के क्या लिखोगे, पहला v है, दूसरा क्या बचेगा 3v अपॉन में 4। अब देखो अगला क्या आने वाला है, इसके कैसे पता करोगे, तो जितनी बची हुई है 3v/4 बचा हुआ है, इसी में से आपको लेस करना है इसी का 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आएगा 3v अपॉन में 4 माइनस में इसको सॉल्व करो 3v अपॉन में 16, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करो, देखो कितना आएगा 16 नीचे आ जाएगा, ये बच जाएगा 12v माइनस में 3v, यानी कि 9v अपॉन में 16, ये आ जाएगा अगला टर्म 9v अपॉन में 16, ठीक है। अगला क्या आने वाला है, तो जितनी एयर बची है सिलेंडर के अंदर, कितना बचा है कि 9v अपॉन में 16 बचा है, इसी में से आपको रिमूव करना है इसी का 1/4, ठीक है, यानी कि 9v अपॉन में 16 माइनस में कितना 9v अपॉन में 64, एलसीएम लो 64 आएगा, ये कितना बच जाएगा, इसको इससे 4 ऊपर से मल्टीप्लाई, कितना 36v माइनस में 9v, कितना हो जाएगा ये 27v अपॉन में 64, ठीक है, यानी कि 27v अपॉन में 64, अगला टर्म ये आ गया, ऐसे ही सोन चलता जाएगा। अब ये जितना है इसी में से फिर आपको माइनस करना है इसी का 1/4, ठीक है, तो ऐसे ऐसे एयर बचती जा रही है उस पंप सिलेंडर के अंदर, ठीक। तो अब आपको देखना है ये जो आपने लिस्ट ऑफ नंबर बनाया है, जो भी सिचुएशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, क्या ये आपका एपी है कि नहीं है, तो एपी है कि नहीं, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे पता करोगे, डी निकाल लो। तो देखो डी निकालते हैं, वो क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है 3v अपॉन 4 माइनस में A1 क्या है v। अब देखो इनको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हो और एलसीएम लेकर सॉल्व करो, तो 3v माइनस में 4v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का v अपॉन में 4, अभी तो आपके पास D1 आ गया, ठीक है। ज़रा D2 निकाल लो, मतलब दूसरा D निकाल लो, तो वो क्या होगा, आप A3 माइनस A2 करके भी निकाल सकते हो, सॉरी। तो देखो कितना आएगा, A3 कितना है 9v अपॉन में 16 माइनस A2 कितना है 3v अपॉन में 4। चलो इनका एलसीएम लो और सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 16 एलसीएम, सॉरी, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9v माइनस में इसको इससे डिवाइड 4 ऊपर से मल्टीप्लाई 12v, कितना आ गया इसमें माइनस का 3v अपॉन में 16, कटेगा तो है नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, d अलग अलग नहीं आ रहा है, यहाँ पर d देखो क्या आ रहा है माइनस v अपॉन 4, यहाँ पर d क्या आ रहा है माइनस 3v अपॉन 16, तो d तो सेम नहीं है। तो जब d सेम नहीं है तो क्या ये AP बन जाएगी, नहीं बनेगी, है ना, यहाँ लिख सकते हो क्लियरली, है ना, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट एन AP, ये जो आपको प्रॉब्लम दे रखी है वो AP के अंदर नहीं है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये बात समझनी है कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन ही पार्ट, अगला पार्ट क्या कहता है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग क्या है व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फिर से देखो क्या कहता है ये, यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट मीटर के कितने रुपए, देखो डिगिंग का मतलब खोदना होता है, कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, कुआं कैसा खोदा जा रहा है, कह रहा है आफ्टर एवरी मीटर, यानी पहला 1 मीटर खोदा होगा, उसके बाद कह रहा है जितना मीटर खोदा जा रहा है उसके बारे में आगे बताएगा। अभी कह रहा है जो उसने फर्स्ट मीटर खोदा है उसके लिए उसको 150 रुपये देने हैं, 150 रुपये देने हैं, और एवरी मीटर यानी उसके बाद के लिए देखो यहाँ पर बता रहा है कि राइस बाय कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है, यानी पहले मीटर को पहला मतलब 1 मीटर खोदने के कुएं के कितने रुपए देने हैं आपको, 150 रुपये देने हैं, उसके बाद जैसे जैसे खोदते जाओगे नीचे 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपके पास कहता था। ठीक है, देखो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार अच्छे से। और देखो अब करोगे कैसे, बहुत आसान है क्वेश्चन। सॉल्यूशन, तो हम देखो क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, किसका, किसके लिए, फॉर फर्स्ट मीटर, है ना, यानी 1 मीटर खोदने का, कुआं खोदने का कितना रुपए है, 150 रुपये है, यही है आपके पास। ठीक है, तो 1 मीटर खोदा तो 150 रुपये देने हैं। अब जब दूसरा मीटर खोदेगा, मतलब 2 मीटर खोद देगा, तो 1 मीटर तो खोद चुका है, उसको 150 रुपये तो है ही। जब दूसरा मीटर खोदेगा तो उसमें 50 रुपये बढ़ जाएंगे, है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर कितना रुपये हो जाएगा, 150 तो है ही, प्लस में 50 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी कितना रुपये बन जाएगा, 200 रुपये बन गया। ठीक है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर, देखो थर्ड मीटर का क्या बन जाएगा, 150 रुपये तो उसे पहले किलोमीटर के देने थे, दूसरे किलोमीटर में 50 बढ़ गए थे, और तीसरे किलोमीटर में 50 और बढ़ जाएंगे, यानी कितने रुपये हो जाएंगे, 250। तो ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा वैसे 50 रुपये और भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास देखो लिस्ट ऑफ नंबर कैसा आया, पहला 150, फिर 200, फिर 250, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी सेम है कि नहीं है, देखो ना 50-50 हर एक नंबर में बढ़ रहा है, तो डी सेम है, आप वही लिखोगे क्लियरली। ठीक है, 150, 200, 250 क्या करता है, फॉर्म एन क्या करता है, एपी। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, एपी फॉर्म करता है। क्यों, बिकॉज इसका कारण पूछा था ना, वाई, तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये भी लिख सकते हो सेम है, या फिर एक कारण में और भी लिख सकते हो कि हर मतलब एक आपका सक्सेसिव टर्म कैसे मिल रहा है, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के, ये भी आपका रीजन है। ठीक है, तो जो आपको रीजन अच्छा लगे वो लिख सकते हो, दोनों ही सही होते हैं किस लिए, तो ये आपका हो जाएगा, लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर इट इज़ एन एपी, ये क्या है, आपकी एक एपी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। चलो इसका लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, ये रहा लास्ट पार्ट, देखो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो यहाँ पर एक शब्द आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हुआ क्या है इस क्वेश्चन में कि देखो क्या है, कुछ अमाउंट मनी का अकाउंट के अंदर क्या किया गया, डिपॉजिट किया गया है, कितना, 10,000 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, और आपको पता है बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है ना, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और कितना रेट है उसका, 8% पर एनम है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगता है, हर एक न्यू उस पे अमाउंट पे लगता है। ठीक है, यानी कि फिक्स लगता है, हर एक फिक्स नंबर पे नहीं लगता है ना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस पर लगता जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसमें जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता है उसको दिक्कत पड़ेगी, तो पहले वही लिख देते हैं क्या होता है। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पी इंटू में 1 प्लस में आर अपॉन में 100 इंटू में पावर एन। ठीक है, ये होती है। यहाँ पर पी क्या होता है, पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो पैसा हम किसी को देते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर पी कितना आ जाएगा, पी आपका कितना है, 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आर क्या होता है, आर हमारा रेट होता है, क्या होता है, रेट। रेट क्या है आपका, देखो 8% रेट है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका रेट आ गया। तो पहले 100 आपको दे रखा है, तो ये मैंने खोल के दे रखा है, यहाँ पर ओनली 8 लिखना है, अपॉन में 100 तो लिखा पड़ा है। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ ईयर या टाइम। ठीक है, टाइम से डिनोट करते हैं कितना टाइम पीरियड है, 1 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो हर साल बढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पर वैसे तो मैं लिख देता हूँ टाइम के लिए होता है ये। ठीक है, इन ईयर। ठीक है,
मोस्टली ईयर में होता है, मंथ वाइज भी अलग से कैलकुलेट करते हैं, वो अलग चैप्टर आ जाता है, ठीक है। तो एंड टाइम होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में करना क्या है, तो देखो जैसे जैसे आपके पास ईयर बढ़ता जाएगा, जैसे फर्स्ट एनम में मतलब एक साल में, तो आपके पास 10,000 आपने जमा करवा ही दिया है, तो जैसे एक साल खत्म होने वाला होगा उसके बाद आपको चार्ज करना है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में देखो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर लिखेंगे, उसको समझना। तो 10,000 तो आपने जमा करवा दिया है, ठीक है। अब इस 10,000 का 8% निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, जब पहला साल गुजरेगा, ये तो इनिशियल टाइम है, ये तो यहाँ पर अभी है। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो देखो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू में 1 प्लस में रेट कितना है 8/100 इंटू में ये क्या है फर्स्ट ईयर के लिए, तो एन कितना है यहाँ पर फर्स्ट एक आ जाएगा, तो एक है पावर, ये मतलब यही बचेगा, ठीक है। इसको ज़रा कैलकुलेट करो, देखो कितना आ जाएगा 10,000 इंटू में इसको ऐड करो कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 108 अपॉन में, ठीक है। देखो एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस में 8 अपॉन में 1000, ठीक है, सॉरी 100 ये आ गया। इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 बचा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 10800 आ जाएगा। यानी जो सेकंड टर्म बनी कितने बनी, इतना बन गया आपका, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया, देखो 800 इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। 10,000 तो आपके ही पैसे थे ना, उस पर ब्याज इतना मिला, ठीक है। अब कंपाउंड रिटर्न में क्या होता है, जब सेकेंड ईयर के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड ईयर ये नहीं कि 10,000 के अकॉर्डिंग ही होगा, अब आपका न्यू प्रिंसिपल ये बन चुका है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये बन चुका है। तो जितना ये प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका है इसका ही क्या करोगे 8% फिर से कैलकुलेट करोगे। अब ये सेकेंड ईयर के लिए है तो यहाँ पर सेकंड लगाना है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ की दिक्कत हो जाएगी, आपने इसको क्या माना है, आपने इसको प्रिंसिपल मान लिया है, तो अब सेकंड ईयर कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर एक ही साल हुआ ना, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या करना होगा, अगर सेकंड यहाँ पर लिखते हो तो सेकंड ईयर के लिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 ही रखना होगा, मतलब ये फिक्स रेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल आपको वही रखना है, फिर सेकेंड ईयर के लिए डायरेक्ट ये निकल जाएगा इस फॉर्मूले में लगाने पर, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लो, ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। 10,000 ऐसे रखो इंटू में, अब देखो यहाँ पावर 2 है तो पहले अंदर वाला सॉल्व करो, फिर पावर 2 ऐसे कैसे रहने दो। तो इसका कितना आ गया था 108 अपॉन में 100 आ गया था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, देखो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर 108 का स्क्वायर करना है, अपॉन में कितना बन जाएगा नीचे 1 2 3 4 जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है 108 का स्क्वायर करना है। अब 108 का स्क्वायर चलो कहाँ निकाल लें, यहाँ निकाल लेते हैं। 108 इंटू 108, इसको जल्दी जल्दी करो, फिर जीरोस करेंगे 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 8 0 1 4 6 8 8 16 1 और 1 कितना आया 11664। ऐसे ही सोन चलता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो लिस्ट ऑफ नंबर बनाया है, ठीक है, ये कैसे बनाया है, आपने 10,000 का 8% निकाल के बनाया। अब देखो अगर आप थर्ड ईयर का भी निकालोगे ना, थर्ड ईयर में क्या करना है आपको, जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, 1 प्लस में 8 अपॉन में 100 आ जाएगा, किसी रेट तो वही चल रहा है, बस यहाँ पर साल बदल जाएगा, कौन सा साल चल रहा है थर्ड, तीसरा साल, तो 3 लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये तरीका रहेगा आपको कैलकुलेट करने का, ठीक। तो चलो इतना 3 ही बहुत है, इसमें पता चल जाएगा ये आपका एपी है कि नहीं है। तो देखो एपी है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको डी देखना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ जरा आप मान लेते हैं ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, तो ज़रा डी निकालो। देखो डी क्या आता है, A2 माइनस A1 आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना है A2 कितना है 10,800 माइनस में 10,000 कितना आ गया ओनली 800 आ गया, यानी डी यहाँ पर तो 800 आ गया। ज़रा एक और डी निकाल के देखते हैं, दूसरा डी है ना, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ये भी सही होता है डी, ये भी बराबर होना चाहिए ना। देखो कितना आता है ये, तो 11664 माइनस में कितना आ जाएगा 1080 है ना। इसको देखो लेस करो कितना आया, कहाँ लेस कर लें, यहाँ कर लेते हैं,
तो 11664 माइनस करना है 10800 46, ये कैरी दे देगा इसको 16, कितना बच जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 10, कितना बचा 864। तो क्या देखो डी सेम आ रहा है, क्या डी सेम आ रहा है? नहीं ना। तो क्या बोलोगे? क्लियरली, है ना, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, है ना, क्या है वो? सेम नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट एन एपी। ये आपका क्या है? एपी के अंदर नहीं है, ठीक है, एपी के अंदर नहीं है। तो ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन करना था। आई होप समझ गए होगे आप, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन दे रखा है तो हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट जो निकल के आता है ना वो सेम नहीं होता है, हर बार वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, ठीक है। बाकी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें एक फिक्स रेट पे ही बढ़ता जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का होता तो ये आराम से एपी बन जाता, ठीक है। तो ये ऐसे करना था इसको।